बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशिम। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबू ज़र मुअज़्ज़म। आसो गुड मॉर्निंग सीमल, आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपका खैरियत से गुजरे। इसके साथ साथ जी कल एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने रिटेरेट किया और कहा दोबारा से कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में सब गड़बड़ कर दिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान एक दफ़ा फिर दिया है, इंटरव्यू दिया है एक दफ़ा फिर से, और दोबारा से वही बात की है जिसके बारे में सब कह रहे थे कि ये बहुत अहम बात है कि अमन में शराकतदार तो हम बन सकते हैं लेकिन तनाज़े और जंग में नहीं बन सकते। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट पार्ट 2 है, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि अमेरिका को अड्डे दिए तो पाकिस्तान फिर दहशतगर्दी का हदफ बन जाएगा। तालिबान को मुज़ाकरात पर कायल करने के सिवा उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मुज़ाकरात तब करते जब 1.5 लाख फौज अफगानिस्तान में थी। अब तालिबान को अपनी फतह नजर आ रही है तो मुज़ाकरात क्यों करें। ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी ऑब्वियस कमेंट ऑन व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन अफगानिस्तान और पाकिस्तान का उसमें रोल क्या रहेगा। फिर उसमें मुहाजिरीन की बात हो या खाना जंगी की बात हो, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में वो ले सकती है। सो वी हैव टू लुक फॉर आवर ओन स्टांस एज वेल। तो ये काफी एक क्लियर था। साथ में उन्होंने थोड़ा सा क्लियर भी कर दिया जो उनके प्रीवियस इंटरव्यू में विक्टिमाइजेशन जो उन्होंने जिस तरह से उनके स्टेटमेंट के हवाले से उन्होंने बात की, या खवातीन को जो विक्टिम्स होती हैं बेसिकली उसके हवाले से वो स्टेटमेंट दी, उन्होंने उसको क्लियर किया। उन्होंने कहा सियाको सबा के बगैर वो बयान को पेश किया गया था एंड आई डिडंट रियली एक्चुअली मीन दैट। मेरी बात का मतलब जो है उसको बिल्कुल बड़े क्लियरली उन्होंने एक दफा फिर से कहा है कि मर्द औरत दोनों के लिए हमने ये पर्दे की बात की है और इस्लाम में दोनों जगह पे है नजर झुकाना। और डिटेल में उन्होंने कल इंटरव्यू में एक दफा फिर से जो अगर कुछ रह गया था पॉइंट्स जो क्लियर नहीं हो सके थे वो लोगों को उन्होंने क्लियर भी किए। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर पाकिस्तान का स्टांस है वो भी एक दफा से फिर से क्लियर किया। आई थिंक वो भी थोड़ा कॉन्शियस होते जा रहे हैं अब। नाउ ही नोज के बातें जो हैं वो पकड़ी भी जाती हैं और फिर उनके मीनिंग्स जो ट्रू मीनिंग्स हैं वो लोग रिसीव करके उसके ऊपर कमेंट भी करते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे जी और आज के दिन की मुनासिबत से बात कर लेते हैं। आज हेपेटाइटिस ए पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद इस बीमारी के हवाले से आगाही फराहम करना है। और फिर जब हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो पाकिस्तान में ये बड़ी डेंजरसली इसकी रेशो जो है ड्रास्टिकली पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह मैं ये समझती हूँ कि आप जितनी अवेयरनेस इस बीमारी के हवाले से और इसकी प्रिवेंशन के हवाले से लोगों को दे सकते हैं उतना हम इसका ग्राफ जो है वो डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है तो हमें इसकी अवेयरनेस भी क्रिएट करनी चाहिए। और आज हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे डॉक्टर होंगे इस हवाले से ताकि हम इस बारे में मज़ीद आगाही फैला सकें और आपको अवेयर कर सकें कि कितना ज़रूरी है। अगर इलाज तो ज़रूरी है लेकिन उससे पहले अगर एहतियात कर लें तो ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। बिल्कुल, मज़ीद ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। और चूँकि हम आज के दिन की मुनासिबत से बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकली बड़ा एक्टिव दिन रहना है आज। आप ओवरऑल मीडिया पे डिफरेंट चैनल्स पे मुसलसल आज सारा दिन कवरेज देखेंगे। एक और ज़िमनी हल्का जी PP 38 जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब शुरू हो चुका है, दंगल सज गया है और 8 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं जिसमें नून लीग के तारिक सुबहानी और PTI के एहसन सलीम जो हैं ऑब्वियसली उनमें कांटे का मुकाबला। और इस दफ़ा फिर से ये देखा जा रहा है क्योंकि सीट जो थी ये नून लीग के ही खुश अख्तर सुबहानी साहब की थी जिनका इंतकाल हो गया। अब उनके भाई जो हैं वो इसमें कंटेस्ट करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के साथ। अब देखते हैं कि आज कैसा मुकाबला होता है क्योंकि बड़ी दोनों पार्टीज़ यही हैं। बाकी जो उम्मीदवार हैं वो कंटेस्टेंट्स तो ज़रूर हैं लेकिन इस वक्त गर्मा गर्मी जो होती है ना वो सिर्फ इन दोनों पार्टीज़ में नज़र आ रही है। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान वसीम अहमद और अशफाक मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे इस वक्त ग्राउंड रियलिटी में सिचुएशन क्या है। तो थोड़ा सा मौसम बताया जा रहा है कि बारिश हो रही है लेकिन जो वोटर्स हैं वो पहुंच सकें या नहीं पहुंच सके। वसीम अहमद सबसे पहले हमें बताएंगे। वसीम अहमद, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे इस वक्त इलेक्शन का टाइम तो शुरू हो चुका है, तो बताइएगा गहमा गहमी कैसी है कि लोग आना शुरू हो गए हैं या बारिश की वजह से थोड़ा रुक गए हैं? जी वसीम, आप तक आवाज़ आ रही है? ज़रा सूरत हाल बताइएगा। इस वक्त वहाँ पर वोटर्स पहुँच रहे हैं, पोलिंग का अमल तो शुरू हो चुका है। जी वसीम। जी बिल्कुल सीमल, यहाँ पर PP 38 के इंतखाबात जो हैं यहाँ पर आज सुबह से ही क्योंकि मौसम बहुत खुशगवार था और पहली मरतबा देखा है कि सुबह 8 बजे ही जो वोटर्स हैं वो अपने पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करने के लिए पहुँच गए थे। लेकिन क्योंकि आज बारिश हुई थी इंतज़ामिया जो है पोलिंग स्टेशन को साफ़ करने में नाकाम हो गई है। आप मेरे कब में देख सकते हैं कि जितने भी वोटर्स हैं वो पानी के अंदर खड़े होकर लाइनों में खड़े हैं जिसमें सिर्फ मेल नहीं फीमेल भी इसी तरह पानी में खड़े होकर वोट कास्ट कर रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं
यहाँ पर कोशिश तो की जा रही है, लेकिन नाकाम कोशिश की जा रही है कि पोलिंग स्टेशन से पानी निकाला जाए। ये सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन नहीं है, सियालकोट के PP 38 के अंदर तकरीबन 165 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से PP 38 के वोट कास्ट करने के लिए। उन तमाम पोलिंग स्टेशन पर जो है वो इसी तरह पानी जो है वो जमा है और उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। अगर हम इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी देखने में आ रही है। हर पोलिंग स्टेशन पर इसी तरह रश मौजूद है और पहली मरतबा देखा है कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो लोग जो हैं वो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं और अपनी मर्जी का जो उम्मीदवार है उसको वोट डालने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर दो पार्टियों के दरमियान जो बड़ा मुकाबला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के दरमियान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहसन सलीम बरियार जो है वो PP 38 में उम्मीदवार है, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो तारिक सुबहानी। बिल्कुल, और कहा भी जा रहा है PTI वर्सेस PMLN मुकाबला है ये। लेकिन मैं हैरान हूँ, वाकई में आप सही कह रहे हैं कि 8 बजे पोलिंग शुरू हुई और आपके पीछे भी हम काफी रश देख रहे हैं, बारिश के बावजूद और पानी के बावजूद। लोगों से आपकी बात हुई है, ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, कौन से वोटर पहले निकल आए हैं? जी, वोटर्स जितने भी पोलिंग स्टेशंस का हमने अभी तक विजिट किया है उनके अंदर मुकाबला जो है वो बहुत सख्त है, बहुत दिलचस्प मुकाबला है। जैसे मैंने पहले बताया कि पहली मरतबा देखा है कि ज़िमनी इंतखाब के अंदर जो दोनों पार्टीज़ के वोटर्स हैं वो बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं स्पेशली वो वोटर्स को घरों से निकाल कर ला रहे हैं। दोनों तरफ जो है वो पलड़ा तकरीबन बराबर है और तमाम जो सपोर्टर्स हैं वो अपने वोटर्स को घरों से लेकर आ रहे हैं। और इस पानी के अंदर आप देख सकते हैं कि लाइनें जो हैं वो लगवाई हुई हैं, वोटर जो है वो पानी में खड़े होकर वोट दे रहे हैं। खवातीन आप यहाँ पर देख सकते हैं, खवातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इसी तरह पानी में खड़े होकर वो अब अपने जो पसंदीदा नुमाइंदा है जिसकी पार्टी का उसको वोट देने के लिए तैयार हैं। शहरियों का कहना है कि हमारी कोशिश है कि जो अच्छा उम्मीदवार हो उसको कामयाब करवाया जाए ताकि शहर की मजीद बेहतरी कोई लाई जा सके। शहर वसीम, आपने जिसने बताया कि खवातीन भी बड़ी तादाद में आ चुकी हैं और पानी में भी खड़े हैं, ये बड़ी अच्छी बात है और इसी तरह होना चाहिए जमहूरियत में कि वोटर्स बाहर निकलें। आप हमारे साथ ही हैं, इशफाक ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात कर लेते हैं। इशफाक, आप बताइएगा, जिस तरह से वसीम ने बताया कि बड़ी तादाद में लोग सुबह से आना शुरू हो चुके हैं, खवातीन मर्द हों, बड़ी लाइनें लग गई हैं और बारिश के पानी के बावजूद वहाँ पर लोग खड़े हैं। आपने क्या मनाज़िर देखे हैं, बताइएगा ग्राउंड रियलिटी में क्या चल रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, ये PP 38 का जो हल्का है, इस हल्के में कुछ इलाका जो है वो शहरी इलाका है, जबकि जो तकरीबन 70% इलाका है वो देहात पर मबनी है। और इस वक्त जो जिस जगह पे हम खड़े हैं, मैं इस वक्त सो वाली गांव है यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर वोटर की तादाद निस्बतन कम है। उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि ये दूर दराज के इलाके हैं। यहाँ पर जो मेन रोड है वो भी खस्ता हाल है, जबकि दीगर जो रास्ते हैं वो भी टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से बारिश की वजह से लोगों को आने में जो है मुश्किलात हैं। ताहम जैसा वसीम ने कहा कि जो लोगों का रुझान है वो जरूर जो है वो इलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा है। बहुत गहमा गहमी हम गुज़िश्ता पूरे जो एक हफ्ता है उसमें हम देख रहे थे और लग नहीं रहा था कि ये कोई ज़िमनी इलेक्शन है, बल्कि लग ये रहा था कि मुकम्मल तौर पर ये एक जो है इलेक्शन है, ओपन इलेक्शन है, जिसमें पूरे मुल्क में इलेक्शन है और एक इलेक्शन की फिजा बनी हुई है। लेकिन आपको बारिश की वजह से थोड़ी मुश्किलात है, लेकिन इस वक्त मुझे लग ये रहा है कि 1 से 2 घंटे तक जो है वो दोबारा से वोटर्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे, रास्ते जो खुलना शुरू हो जाएंगे, तब तो लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो इसमें शामिल हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि जब हम इस पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने के लिए जो रास्ते तैयार करके आए हैं तो हमने देखा है लोग वोट कास्ट करने के लिए बेताब हैं। ये अलग बात है कि उनको मुश्किलात का सामना है, तो लग ये रहा है कि अच्छा अमूमन ये होता है कि कोई मुश्किलात होती हैं वोटर्स को घरों से निकलने में, बारिश ना भी हो, ट्रांसपोर्ट की या कुछ भी, तो वो जो उम्मीदवार हैं और उनके सपोर्टर्स हैं वो ये तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो आपने कहा कि टर्नआउट के ऊपर ऑब्वियसली फर्क पड़ रहा है, बारिश एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन क्या वहां पर सपोर्टर्स आपको नजर आ रहे हैं? क्या उम्मीदवार खुद एक्टिव हैं हल्के के अंदर? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले आपसे वर्ष की कि ये मुझे लग नहीं रहा, जैसा हम पूरा हफ्ता इस हल्के की जो है वो विजिट करते रहे हैं, तो ये किसी लिहाज से ये नहीं लगा कि ये ज़िमनी इलेक्शन है, बल्कि आम इंतखाबात में जो जोशो खरोश देखा जाता है वो देखा जाता है। और इसकी बुनियादी वजह जो ये है कि यहाँ पर इस हल्के को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हल्का कहा जाता है और बिलखसूस ये बरियो खानदान की सीट है जो जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ के साथ हो या किसी भी जमात के साथ हो, वो हमेशा से यहाँ जीतते हैं। उनकी फैमिली में से कोई जीतता है या उनका कोई हमायत याफ्ता यहाँ जीतता है। लेकिन इस वक्त वो ये रहा है कि जैसे आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कामयाबी मिली है और इस
थी सियालकोट में LA-36 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है वो कामयाबी मिली है। और उसके बाद जो एहसन सलीम बरियार है, उनके जो बरियार खानदान है, उन्होंने भी खासी यहाँ पर वर्किंग की है। तो PTI का जो वर्कर है वो भी खासा हमें चार्ज मिल रहा है, वो भी लग ये रहा है कि वोट कास्ट करने के लिए जो है वो बेताब है। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज के जो कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, उनके अंदर एक नया जोश इस लिहाज से बढ़ गया है कि उनका ये मानना है कि LA-36 में उनके जो वोटर कम निकला है, जिसकी वजह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो दोनों जानिब से चार्ज क्राउड है, जो उम्मीदवारान हैं वो भी इस वक्त हल्के के अंदर मौजूद हैं और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो गाड़ियां लेकर देहात के अंदर जाकर जो है वो अपने वोटर्स को निकाल रहे हैं। बात आ गई ना कि ट्रांसपोर्ट लेकर जा रहे हैं वोटर्स को हल्के पोलिंग स्टेशन आने के लिए, और 155 पोलिंग स्टेशंस हैं। और मैं जेन्युइनली परेशान हो गई वसीम के पीछे देखकर कि सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई है और करीबन सवा घंटे बाद ही इतना रश वहां पर देखने में आ रहा है। खवातीन पानी में लोग खड़े हैं, मतलब घुटनों तक पानी है, वहां पर लोग हैं। ये अच्छी बात है जी, बड़ा पानी होना अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। वहां पर लोगों का मौजूद होना ये बहुत अच्छी बात है कि पानी होने के बावजूद लोग वहां पर खड़े हैं। वोटर्स का यही जमहूरियत का हुस्न होता है कि वोटर्स वहां पर जाते हैं, अपने हक राय इस्तेमाल करते हैं। वसीम अहमद और इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और अंजुम रशीद साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस सिचुएशन को वो कैसे देखते हैं और ओवरऑल भी पॉलिटिक्स पर बात करते हैं। अंजुम साहब, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, आपने वक्त दिया है। ये जो इलेक्शन के दिन के ऊपर, ज़मीनी इलेक्शन की बात अगर हम करते हैं, आपने देखा है कितनी लंबी लाइनें लगी हैं, वहाँ पर लोग आ रहे हैं, पानी भी खड़ा हुआ है बारिश की वजह से। जमहूरियत के लिए कितना ये अच्छा है, आप कैसे देखते हैं इसको? अच्छा, मेरा ख्याल है कि जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के अंदर मरीम नवाज़ की एक्टिविटी थी और बिलावल की एक्टिविटी थी और गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर खुद इंतखाबात के जलसों से खिताब करने गए, तो वो टेम्पो जो है वो आपको पाकिस्तान के अंदर सियालकोट में भी नज़र आ रहा है। क्योंकि सुबह सुबह जो टर्नओवर आप ज़्यादा कह रहे हैं, उसकी अगर कोई वजह हो सकती है तो ये है कि लोग, क्योंकि मीडिया कॉमन है, आज़ाद कश्मीर में जो जलसा होता है वो यहाँ सियालकोट में भी देखा जाता है, लाहौर में भी देखा जाता है, तो लोग मोबिलाइज हुए हैं। और लेकिन ये आज का एक सिंगल सीट का इलेक्शन है इसमें, और ये सीट पहले से मुस्लिम लीग नून ने जीती हुई है। अब दोबारा भी जीत लें तो कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, हार भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना गवर्नमेंट बदलेगी, ना पॉलिसी बदलेगी, ना कोई और। ऑब्वियसली लेकिन एक क्लेम तो होगा ना कि ज़मीनी इंतखाब फिर से, ऑब्वियसली सीट उन्हीं की थी लेकिन PTI नहीं जीत सकी और इम्पैक्ट पड़ेगा, वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इम्पैक्ट्स आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के बाद पड़ रहे हैं, कल मुस्लिम लीग नवाज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो ज़ाहिर आपने देखी होगी, उन्होंने नताइज को मुस्तरद कर दिया और बड़ी क्लियर कट स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी हुआ है, पैसे का इस्तेमाल किया गया है, हाईजैक किया गया है। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो जो कल की मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों की, लीडरों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उनका ये कहना कि वो इस तहरीक चलाने का जो उन्होंने इंदिया दिया है, जो इशारा दिया है, वो एक बड़ी ख़तरनाक बात है। आपको याद होगा कि एक दिन पहले जो है वो 2 दिन पहले शेख रशीद ने कहा था कि मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं नवाज शरीफ, उनका बयानिया फ़ौज के खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है और वो किसी भी इंतहा तक जा सकते हैं। और फिर उन्होंने एक और बात भी की कि आइंदा मुस्लिम लीग नून भूल जाए कि वो इक़्तिदार में आएगी। अब अगर और मुस्लिम लीग नून के अंदर एक तो जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया है उसको लेके मरीम नवाज चल रही है, और एक मुफाहमत का बयानिया है जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो इदारों के साथ जो है वो मुफाहमत चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते, वो है शहबाज शरीफ। और शहबाज शरीफ आज सुबह तक उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला है। लेकिन ये जो लोग मरीम नवाज का बयानी लेके चल रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल, इन्होंने जो है वो ऐलान किया है कि वो इस पर तहरीक चलाएंगे। लेकिन अगर ये तहरीक चलती है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक होगी। एक तो ये बरह रास्त पाकिस्तान की रियासत से एक लड़ाई की शक्ल अख्तियार करेगी, और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान को दुनिया में जो मौक़िफ़ है कि कश्मीर में कि जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ कठपुतली हुकूमत होती है और हमारे आज़ादी है, तो हमारा जो बयानिया है पाकिस्तानी स्टेट का कश्मीर के बारे में वो भी मुतासिर होगा और एक कॉन्फ्लिक्ट की और एक लड़ाई की बड़ी खतरनाक शक्ल बनेगी। अच्छा, ठीक सही अंजुम साहब, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि खतरनाक शक्ल बन सकती है, उसके लिए निकलना बड़ा ज़रूरी है। एहसन इकबाल साहब ने कल ये कहा है कि हम रस्म तोड़ देंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, आगे निकलेंगे इस बात से।
शाहिद खाका नवाज़ी साहब ये कहते हैं, मरीम नवाज साहब भी कह चुकी हैं धरना देंगे, लेकिन हिकमत अमली तो नून लीग ने एज ए होल बनानी है। शहबाज शरीफ साहब का उसमें होना मौजूद है, दीगर पार्टीज़ का होना मौजूद है, सिर्फ अकेली नून लीग, क्या आपको लगता है तहरीक वाकई चला लेगी और इस हद तक जाएगी कि सिस्टम को इस तरह डिरेल करने की कोशिश करे? देखिए, नून लीग के अंदर भी दो पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो वो मुफाहमत वाला जो शहबाज शरीफ का है, जो अरकान असेंबली हैं वो तो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से जो अगला इलेक्शन होने वाला 2003 का, उसके अंदर वो इक़्तिदार भी आएँ, वो गवर्नमेंट बनाएं। और अगर उन MNAs को और उन अरकान असेंबली को ये नज़र आ गया कि मुस्लिम लीग की नून की जो हुकूमत है वो तसादुम लेने जा रही है, वो लड़ाई लेने जा रही है और वो अगले इलेक्शन में उसका इक़्तिदार में आना जो है मुश्किल हो गया, तो वो तो मुस्लिम नून के अंदर बहुत ज़्यादा टूट फूट का खतरा है कि वो लोग जो हमेशा इक़्तिदार के साथ रहे हैं। मुस्लिम लीग के नून के जो अरकान है वो तो ज़्यादातर वो लोग हैं जो हमेशा इक़्तिदार के साथ रहे हैं। अब इक़्तिदार किसी अगर उन्हें पता चला कि नून इक़्तिदार में नहीं आ रही, तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है उनसे अलग भी हो सकती है। माजरत के साथ मैं डिसएग्री करूंगी इस बात से कि ये आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में तो कह सकते हैं कि बहुत सी पार्टीज़ के लोग यहाँ पर आए हैं, इलेक्टेबल्स आए हैं, ख़ासतौर पर 2011-12 के जलसों के बाद, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ जब उनकी लीडरशिप एग्जाइल में थी, पहले भी अर्ली अगर हम बात करें 2000 के बाद से भी, तो वो उनके साथ अटैच रहे हैं। ये वही लोग हैं जो उस वक्त भी साथ थे। ऐसा नहीं है कि इनको इक़्तिदार चाहिए तो ही वो साथ हैं। इवन बड़ी ऑपोजिशन पार्टी होने के बावजूद भी लोग अटैच रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के साथ। और ये तोड़फोड़ की बातें बहुत अरसे से चली आ रही हैं, उसमें सदाकत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि वो एक्सेप्ट या डिनाई नहीं करते। नहीं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये वाज़ेह हो कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में नहीं आएगी। तो जब एग्जाइल से वापस आए, तो आप इस चीज को मान रहे हैं कि ये वाज़ेह हो गया कि 2023 में मुस्लिम लीग नवाज, जो ऑब्वियसली सेकंड लीडिंग बड़ी पार्टी है, वो इक़्तिदार में नहीं आएगी? नहीं, अगर तसादुम होता है, अगर रियासत के साथ लड़ाई होती है तो इसके इम्कानात बढ़ जाएंगे कि इक़्तिदार में आएंगे। लेकिन ये भी गलत है। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो ज़्यादातर लोग हैं वो काफ लीग से आए हैं, या प्रेसिडेंट जो है वो परवेज़ अशरफ इनके क्या मुशर्रफ के लोग भी जो है वो टूट के इनके अंदर आए थे। इनके अंदर ज्यादातर वही लोग। ये तो फिर हर पार्टी के बारे में कहा हर पार्टी के बारे में लोगों को इक़्तिदार चाहिए। अच्छा, अभी आपने कहा तसादुम, PDM जब बनी थी, आपको याद होगा जब APC हुई थी, उसके बाद भी तसादुम की बातें की गई थी, उसके बाद ये भी बातें की गई थी ये टूट जाएगी, और वही हुआ। नहीं हो सका रियासत के साथ तसादुम। इमरान खान साहब का भी ये बयानिया था, कितने अरसा तक धरने पे बैठे रहे, तसादुम नहीं हो सका। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा एक्सट्रीम पॉइंट नहीं हो जाएगा? नहीं, अगर तसादुम ना हो तो मैं तो एक दूसरी बात है, लेकिन अब तक का जो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे नजर आ रहा है कि इसके इम्कानात हैं कि ये लड़ाई लड़ें। और लेकिन अब तक होता यह है कि मुस्लिम नून पे इल्ज़ाम आयद होता था कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इलेक्शन में धांधली करते हैं। बेनज़ीर हमेशा कहती थी कि इलेक्शन चोरी हो रहा है, इलेक्शन चोरी हो रहा है। इलेक्शन के बाद जो हारता है वो अब आजकल अब यही ट्रेंड बन गया है कुछ सालों से कि धांधली धांधली धांधली। ऐसा नहीं, वो असल में ये पहली बार जो है वो ऐसा इलेक्शन होगा जो ये तसादुम के में जाएंगे। इससे पहले हमेशा ये लेकिन रशीद साहब, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है इसके, यहाँ पे जिन्होंने कल ऐलान किया कि तसादुम की तरफ जाएंगे, उनमें ना मरीम नवाज साहिबा थी, ना ही वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि पार्टी के मेन लीडर होना जरूरी है इस तरह के बड़े बड़े फैसले करने के लिए। इस पर पार्टी स्टांस या स्टेटमेंट सामने आने के लिए उन लीडर्स का होना बड़ा जरूरी है। लेकिन वहीं पर अबूजर PDM के भी जो रिजल्ट्स निकले, जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स देते हैं, मुस्लिम लीग नवाज बुरी तरह हारी है, ये उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं ना कर रहे वो करें या ना करें, बट दैट्स अ फैक्ट। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद इस पर बॉदर नहीं कर रही, एंड दे आर मूविंग ऑन। दे आर गोइंग टू सेलेक्ट देयर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर। जी, ऐसे तो होगा, सिस्टम तो चलता रहेगा ना। बनने जा रही है जी। अब जो इंतखाबात होने हैं वो खवातीन के लिए हों या टेक्नोक्रेट्स के लिए हों, वो भी स्केड्यूल कर दिए गए हैं। तो दे आर मूविंग ऑन, वो अपनी हुकूमत एंजॉय करने जा रहे हैं। तो आगे चलता रहेगा। ये एहतजाज किस हद तक जाता है ये देखना बाकी है। अंजुम रशीद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, कुछ और टॉपिक्स हैं उस पर डिस्कस करना है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे एक अहम इशू पर। नज़ीर चौहान साहब जो कि MP हैं लाहौर से, वो कल अरेस्ट हो गए और इनका ताल्लुक जोड़ा जाता है जहांगीर तीन ग्रुप से। और कल जब ये गिरफ़्तार हुए तो इनके FIA ने इनको गिरफ़्तार किया। एक केस था इनके ऊपर शहजाद अकबर के हवाले से कि मुतनाज़ा बयान इन्होंने दिया। लेकिन बात यह है कि इतने दिन बाद दोबारा से गिरफ्तारी याद आ गई। सब लोग ये पूछ रहे थे कि क्या हुआ, बजट गुजर गया, सब इलेक्शन वगैरह जीत गए, तो फिर क्या बजट गुजर गया, हो गई वो बात, सब कुछ हो गया। तो फिर नज़ीर चौहान साहब को गिरफ्तार किया गया। इसके हवाले से बहुत सी बातें भी हो रही हैं। अब जहांगीर
जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो आज अहम मीटिंग भी करने वाला है। बिल्कुल अहम मीटिंग, और नेक्स्ट जो भी उनकी पॉलिसी होगी इस हवाले से वो तरतीब देंगे कि उन्होंने क्या स्टैंड लेना है, क्या स्टैंड लेना है। बट द पॉइंट इज अब वो थोड़ा सा प्रेशर उनका डेफिनेटली कम हो गया, क्योंकि जिस क्रूशल टाइम में उस वक्त गवर्नमेंट थी वो अब उससे निकल आई है और बजट भी अप्रूव हो गया। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ अंजुम रशीद साहब मौजूद हैं। अंजुम साहब, इस पूरे इंसिडेंट को आप कैसे देखते हैं? ऑल्दो जमानत हो गई, जमानती मंचल के जमा कराएंगे तो हिल बी आउट ऑफ कस्टडी, लेकिन फिलहाल तो ये पूरा एज अ ग्रुप लिया जा रहा है कि नज़ीर चौहान साहब को अगर पकड़ा है तो ये उस पूरे ग्रुप के खिलाफ शायद कुछ हुआ है। देखिए, एक बात तो वाज़ेह है कि इमरान खान के जो तहरीक इंसाफ है उनके दरमियान और जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उनके दरमियान एक फासला कितना है वो एक उस पर बहस हो सकती है, लेकिन एक दूरी आ चुकी है, फासला है, एक फासला पैदा हो गया। अच्छा, अब नज़ीर चौहान ने जो है वो शहजाद अकबर के खिलाफ जो है वो कादियानी होने का इल्ज़ाम आयद किया था, जो कि बड़ा ही ख़तरनाक बात है, क्योंकि पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी जो है वो बहुत ज़्यादा है। जो जिन मुल्कों में मजहबी इंतहा पसंदी ज़्यादा है, पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है। अच्छा, अब मजहबी इंतहा पसंदी में किसी पे आप जो है वो काफिर होने का या मुर्तद होने का इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो उसकी ज़िंदगी को भी ख़तरा बनता है। तो इसलिए ये पर्चा तो बहुत सीरियस है। लेकिन अब ये जो दूरी है, इससे ये भी एक अखज़ नतीजा किया जा सकता है कि अगले इलेक्शन में जो 2023 में आ रहे हैं उसमें इनको शायद, ये इस ग्रुप को शायद टिकट ही इमरान खान ना दे, और ये भी सोच रहे होंगे कि इनको टिकट नहीं मिल रहा, तो जाहिर है कि ये किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे। दूसरी पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी है या जो है वो मुस्लिम लीग नून है। और अगर मुस्लिम लीग नून के बारे में भी ये आ रहा है कि वो स्टेट से तसादुम ले रही है और उसका इक़्तिदार में आना मुश्किल है, तो ये लोग जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाने का इम्कान बढ़ जाता है। और अगर पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं तो पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी बेहतर पोजीशन में आ जाएगी कि पंजाब में उसे 30-40 सीटें मिल जाएं और सिंध के अंदर तो सीटें लेगी। 2023 की आप बात कर रहे हैं, उससे पहले बहुत कुछ हो सकता है, तहरीक अदम एतमाद और दीगर चीजें भी तो हो सकती हैं। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक फर्द की दूसरे फर्द से लड़ाई है, ये गवर्नमेंट वर्सेस जहांगीर तरीन ग्रुप इंसिडेंट नहीं है, और ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट किसी एक की साइड ले रही है और दूसरे की नहीं ले रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसमें एज सच रोल नहीं है। कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि उसको ना डिस्कस किया नहीं, लेकिन इसके बावजूद आप देखें ना कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है, ये ग्रुप के बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर थे। नज़ीर चौहान मेंबर हैं, उस बड़े वोकल थे, वज़ीर आज़म से बड़े इन्होंने गिले भी किए थे। अच्छा, वो जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है वो ग्रुप एक अलग से आइडेंटिटी रखता है, एक शनाख्त रखता है, और वो तहरीक इंसाफ से एक मौक़िफ़ इख्तलाफ किया उसने। तो वो जो तहरीक इंसाफ और इस ग्रुप के दरमियान, जहांगीर तरीन ग्रुप के दरमियान जो फासला है वो तो मौजूद है। आप ये कह सकती हैं ये फासला कम है, ये फासला ज्यादा है, लेकिन इनकी अलग शनाख्त है और ये तहरीके इंसाफ के मुकाबले में। लेकिन ये नाराजगी इनकी थोड़ी कंफ्यूज्ड भी है। आपको याद होगा बजट से पहले जब इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया, डिनर्स हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, बट जब भी उनसे पूछा जा रहा था और प्रैक्टिकली भी यही हुआ कि क्या आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, बजट में सपोर्ट करेंगे, उन्होंने कहा जी जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। तो वो नाराजगी उनकी खुद भी कंफ्यूज थी थोड़ी। सिमल, आपने अभी खुद भी कहा कि ये जो नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा बना है, इसकी बुनियाद पर जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो अपनी एक मीटिंग करेगा। अब अगर मीटिंग करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो ग्रुप एज अ ग्रुप सोच रहा है दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे कि ये ग्रुप, ये जो नज़ीर चौहान के खिलाफ एक्शन हुआ है, ये ग्रुप के खिलाफ एक्शन हुआ है। लेकिन अंजुम रशीद साहब ये बताइएगा, आपने कहा कि एक्टिव हो सकता है, 2023 में रिजल्ट इसके आ सकते हैं कि शायद टिकट्स ना मिले, लेकिन क्या उससे पहले क्या इस कदर प्रेशराइज कर सकते हैं कि दोबारा से तहरीक अदम एतमाद की बातें आना शुरू हो जाएं? इतना है ये ग्रुप अभी फॉल नजर आता है आपको आइंदा चंद महीनों में, या फिर सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स ही होंगे? देखिए, अब तक की सूरत हाल में तहरीक जो मुस्लिम लीग नून जो है, जो जिसके बगैर पंजाब में हुकूमत नहीं बदल सकती, ना तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, और मुस्लिम लीग नून जो है उसका एक मौक़िफ़ सामने आया है कि वो अभी उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं करना चाहते, और मुस्लिम लीग नून का एक मौक़िफ़ ये भी सामने आया कि वो विफाक में भी वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं लाना चाहते, जबकि पीपल्स पार्टी जो है ये मुतालबा कर रही थी मुस्लिम लीग नून से कि पंजाब में जो है तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और विफाक में जो है और फेडरेशन में जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून नहीं मानी इस पर कि वो, उन्होंने कहा कि वो पंजाब में उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएंगे। हालांकि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद आने से कामयाब होने का इम्कान था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहने लगी थी कि अगर इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप आपके साथ और आपको यकीन
दहानी करा दे या आपको साइंस एंड हिंट्स दे दे कि हम आपके साथ हैं, तो ये इतने नंबर्स की गेम ही है पंजाब में। लेकिन वो बात सही है अंजुम रशीद साहब की भी कि अगर अभी 2 साल रह गए, बल्कि 2 साल से कम का टाइम रह गया, तो शायद नून लीग ना ही पीपल्स पार्टी ना कोई और कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता। वो सब ये चाहते हैं कि ठीक है ये मजीद टाइम गुजारा जाए, पूरे नहीं होते तो और फिर ये भी हो जाता है ना कि एतमाद आया हमें काम नहीं करने दिया, तो ये बातें भी ना हो, इसलिए मेरे ख्याल में ये डिसीजन अभी तक नहीं लिया जा रहा। बस ठीक है, फिर 5 साल पूरे करें, उसके बाद ही देखेंगे ऑन ग्राउंड के होता क्या है। एनीवेज जी, अंजुम रशीद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसी के साथ हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एसी बनू से कि उन्होंने अपनी शादी की तकरीब जो है वो बड़ी डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज की। एक ब्रेक के बाद उनसे मुलाकात करवाएंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। जब भी किसी इंसान के लिए बिग डे का लफ्ज़ यूज़ होता है, खासतौर पर लड़की के लिए, तो वो उसकी शादी का दिन होता है कि शादी में आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, चीज़ें अरेंज करते हैं, गेस्ट लिस्ट बनती है बाकायदा, और लड़के की साइड पर अगर देखा जाए तो उसके वलीमे का फंक्शन होता है। बिल्कुल, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, और वो ऐसा इंस्पिरेशन होता है कि बहुत से लोग वो करना चाहते हैं, लेकिन एक मुश्किल काम है। वो ये मुश्किल काम है कि आपने अपनी शादी पे अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को ना बुलाएं, लेकिन आप स्ट्रीट बॉयज़, ऐसे लोग जिनको कोई नहीं शादी पे बुलाता, उनको आप अपनी शादी और वलीमे में मदऊ करें, तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। और ये काम किया जी एसी बनू मोहम्मद उस्मान अशरफ साहब ने। बिल्कुल, एंड इट वाज सच अ ग्रेट जेस्चर, और सारी ज़िंदगी ऑब्वियसली उनको ये याद रहेगा। और जो लोग इनकी शादी पर आए, जो ये मासूम बच्चे जिन्होंने एंजॉय किया ये ज़बरदस्त सा खाना, वो उनको याद रखेंगे। एंड माशाल्लाह दे आर अ वेरी क्यूट कपल एज वेल। वो दोनों बहुत एलिगेंट और बड़े प्यारे भी लग रहे थे। और मज़े की बात ये है कि वो आज हमारे साथ है भी। उनकी शादी को ऑल्दो 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये वीडियोस और ये जो पिक्चर्स हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस भी की जा रही हैं और लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हम खुशामदीद कहेंगे मोहम्मद उस्मान अशरफ, एसी बनू, और डॉक्टर नताशा रिजवान यानी कि मिसेस उस्मान जो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, एंड इट वाज अ वेरी गुड जेस्चर। उस्मान साहब आपसे शुरू करें। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और डॉक्टर साहिबा आपको भी बहुत मुबारक हो। और आपको अप्रिशिएट इसलिए भी करना चाहिए कि ये आपने जो उस्मान साहब का सजेशन है वो मान लिया, वरना लड़कियां अक्सर कहती हैं जी मेरी शादी का दिन है, आपने क्या कर दिया, किसी को बुलाया ही नहीं। थैंक यू सो मच। नहीं, उस्मान ने मुझसे ये आइडिया जब डिस्कस किया तो आई वाज लाइक कि हमें ज़रूर करना चाहिए, तो मैं तो इजीली मान गई। अरे बड़े ज़बरदस्त, लड़कियों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। उस्मान साहब आपकी अच्छा अब ये बताएं कि अब लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी लव मैरिज थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, इस वजह से ऐसे हो गया। जरा बताइएगा, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज है? एक्चुअली हमारी जो एंगेजमेंट है दैट वाज अरेंज्ड, बट मैरिज वाज लव। वाह वाह वाह, मतलब वो थिंग्स वर देयर, मतलब अरेंज कम लव होगी बाद में। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको इसी तरह रखे हमेशा। तो उस्मान साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने तो कह दिया कि वो तो आराम से मान गई थी, आपको ये आइडिया कैसे आया था कि आपने अपनी शादी पे, अपने वलीमे पे अपने बैचमेट्स को, रिश्तेदारों को नहीं बुलाना बल्कि इन बच्चों को बुलाना? एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड हैं मनान लियाकत साहब, तो ईच वन टीच वन फाउंडेशन के नाम से हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। तो मैं सर्विस ज्वाइन करने से पहले उनके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन चलाता था। अच्छा। तो इसमें बेसिकली स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए हम काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल जो बच्चे कूड़ा उठाते हैं, रेफ्यूजीज हैं जो इशारों पे मांगते हैं, तो उनके लिए हमने एक बेसिकली प्री स्कूल बना रखा है, क्योंकि इन बच्चों के एटिकेट्स और बेसिक ग्रूमिंग पे काम करने की जरूरत होती है कि एक प्री स्कूलिंग करने के बाद इनको फिर स्कूल्स में प्रमोट करते हैं, और फिर कुछ हमारे डोनर्स हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं, फिर इन बच्चों को हम अच्छे स्कूल्स में एडमिट करवाते हैं, और इनकी टोटल जो फिर मैनेजमेंट है वो फिर हमारे जिम्मे होती है। तो बेसिकली दिस इज अ प्री स्कूल, और इस प्री स्कूल के थ्रू हम हमारे पास जो बच्चे हैं उनको हम फर्दर अपने इवेंट्स में इंक्लूड करने के लिए इस तरह का इवेंट करना चाह रहे थे। वेरी नाइस। बिल्कुल, और आई थिंक ये सोच बहुत बड़ी थी उस्मान साहब। डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी। एक तो आप बड़ी एलिगेंट लग रही थी, अभी हम पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं, और बड़ी अच्छी लग रही थी आप अपनी इस तकरीब में, शादी की तकरीब में। एतराज़ आया फैमिली की तरफ से ख़ास तौर पर कि वलीमा है और रिश्तेदारों को बुलाना है और फिर बिरादरी सिस्टम भी होता है, तो एतराज़ आया आपकी साइड से या आपके इन लॉज जो उस्मान साहब की फैमिली है उनकी साइड से? फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। हम जब उनसे हमने ये शेयर किया तो दे वर लाइक ज़रूर करो और ज़रूर जाओ, तो फैमिली की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट थी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा इशू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो उस्मान साहब अब फैमिली की तरफ से सपोर्ट हो गई, अब चूंकि आपकी शादी को 2 महीने गुजर चुके हैं, तो कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार जो हैं वो कहते तो होंगे कि आपने शादी पे नहीं हमें बुलाया, अब खाने पे आप आ रहे हैं,
या कोई ऐसा खाना शानों का सिलसिला चल रहा है? सलामियां भी लेनी होती हैं, सोचता है और बंदा ये कि जी ये क्या हो गया? वलीमा इज ऑल अबाउट लड़के की सलामियां, तो वो कैसे मिस तो नहीं हो गई? जी नहीं, वो एलिमेंट हमने बिल्कुल बैलेंस आउट किया है। अच्छा। उसमें ये हम 3-4 करके लोगों को बुला रहे हैं और छोटी छोटी दावतें रख के, तो उनसे सलामी भी खाना भी खिला रहे हैं। अच्छा, 4-4 करके बुला रहे हैं, उनसे खाना भी खा रहे हैं और सलामी भी दे रहे हैं। मतलब ये तो सलामियों को आपने लेट गो नहीं किया, आपने कहा कि नहीं सलामी आनी चाहिए, ये अच्छी चीज होती है। ये बिल्कुल, इस चीज पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। डॉक्टर साहिबा, आपको भी सलामियां अभी तक मिल रही हैं, तो फिर इसका मतलब ये तो एक बड़ी अच्छी प्लानिंग थी कि शादी के 2 महीने बाद भी शादी चल ही रही है, उस तरह से सेलिब्रेशन चल ही रही है। अभी भी हम न्यू शादी वाली फेज में है, सलामियां अभी तक हमें मिल रही हैं। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा, आप इस वक्त लाहौर में हैं, आपकी हाउस जॉब चल रही है और इसी साहब बन्नू में है, तो शादी के फौरन बाद मतलब अलग अलग रहना मुश्किल है? हाँ मुश्किल तो है, लेकिन फिर कैरियर्स को परस्यू करने के लिए थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह हाउस जॉब जो है वो मेरी 1 ईयर की है, तो आई होप सो कि इसके बाद इंशाल्लाह चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, तो फिर हम अच्छी तरह से मैनेज और ऑब्वियसली थोड़ा आगे जाकर फिर आप एडजस्ट भी कर जाते हैं, क्योंकि जॉब्स मिल जाती हैं, फिर एक शहर में होना वो गवर्नमेंट भी एडजस्ट कर देती है। मैं शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की ग्रेजुएट हूं, तो आई वाज लाइक कि हाउस जॉब यहीं से करूं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हॉस्पिटल की फैकल्टी एनवायरनमेंट से आप इन टच रहते हो, आप फेमिलियर हो, तो वो ज्यादा इजी होता है। वेरी नाइस, सही है। तो उस्मान साहब, अब आप बताइएगा, चूँकि डॉक्टर साहब तो अभी हाउस जॉब में हैं, आप अपनी जॉब पे हैं और काम कर रहे हैं, तो जो वलीमा की तकरीब है उसके बाद अब क्या आपको लगता है कि दोबारा से अगर आप रिव्यू करें तो अच्छा आपको लगा, आपका दिल खुश हुआ? कभी सोचते तो नहीं है कि यार कर ही लेता साथ, एक दफ़ा बड़ा वलीमा भी कर लेता, हाँ दूसरा वलीमा भी कुछ लोग कर लेते हैं और एक छोटा हो जाता है, इस तरह से? नहीं, मुझे ये महसूस होता है कि अगर कोविड की सिचुएशन मुल्क में बेहतर होती तो डेफिनेटली हम अपना जो रेगुलर वलीमा करते और उसके साथ साथ ये वलीमा भी करते। लेकिन ये है कि कोविड एक एडेड फैक्टर था, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट शायद हमें नहीं जाता, बल्कि कोविड को क्रेडिट जाता है कि इस वजह से हमें ये एक छोटा इवेंट करना पड़ा। लेकिन ये है कि हमें ये प्लान इस इवेंट को इस तरह से किया, तो हम इस चीज़ के लिए बहुत खुश हैं। बिल्कुल सही। अच्छा उस्मान साहब, एक तो चलें ये आपका पर्सनल जेस्चर भी है, ऑब्वियसली आपकी शादी थी और इसमें इट हैज़ नथिंग टू डू विद वेयर यू वर्क एंड व्हाट पावर्स डू यू हैव, लेकिन ये दिल बड़ा मैटर करता है जी, और ये सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव अ लॉन्ग वे अहेड। सो इस जेस्चर को लेकर या इन फीलिंग्स को लेकर आगे चलना और आवाम की खिदमत करना कितना ज़रूरी है, और इस सिस्टम में रहकर कितना मुश्किल है? डेफिनेटली मुश्किल है। आप सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट जब कोई भी काम करते हैं तो डेफिनेटली यू नीड अ बिग हार्ट टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो लेकिन ये है कि विद टाइम ऐसी स्टेप्स हम अगर लेंगे तो हमें देख के लोगों के लिए शायद ये स्टेप्स लेना आसान होता चला जाएगा। सो वी आर ट्रेंड सेटर्स, तो इसलिए फिर हमें हमारे ऊपर रिस्पांसिबिलिटी भी इस हवाले से ज्यादा आती है। बिल्कुल। और आई थिंक नॉट जस्ट दिस बट कि आपकी पावर्स में जब फिर आप लोगों की सुनवाई होनी है, उनके लिए अकोमोडेट करना है उनको, वो भी बड़ा आसान हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया आपको, और डॉक्टर नताशा रिजवान आपका भी, दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप लोगों को गुड लक, और हम उम्मीद करते हैं इसी तरह आप हमेशा खुश रहें। और बड़ा अच्छा उसी दिया आपने लोगों को कि सादगी से शादी भी की जा सकती है, उन लोगों को बुलाकर भी शादी की जा सकती है जिनको कोई नहीं बुलाता। इससे मैसेज भेजा जाता है और मुआशरे में आपकी इज्जत भी होती है और अल्लाह ताला भी आपसे खुश हो। उन्होंने एक बात सही की, वो ट्रेंड सेटर्स हैं, लोगों ने मजबूरी में सादगी में ज़रूर शादी की है, लेकिन उन्होंने बाय चॉइस भी की है। सो थैंक यू सो मच आप दोनों का। हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस के वजह से मज़ीद 44 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं पाकिस्तान में, और अमवात की तादाद भी 23,131 हो गई। और सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि 4,000 केसेस भी एक दिन में अब क्रॉस कर चुके हैं। बिल्कुल, 4,119 केसेस रिपोर्ट हुए और मस्बत रेशो 7.8 ये भी 7 से बढ़ गई। खुदारा ख्याल रखिए अपना। डेल्टा वेरिएंट जिस कदर तेज़ी से ट्रांसमिट कर रहा है, लोग इफेक्ट हो रहे हैं, और यकीन जानिए कि ये इतना डेडली वायरस है कि विद इन डेज आपको आपकी हेल्थ को डाउन कर देता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको ये हुआ और वो नहीं फिगर आउट कर सके कि कोविड है, एंड नाउ दे आर इन हॉस्पिटल फाइटिंग फॉर देयर लाइव्स। कराची और सिंध में इस वक्त सूरत हाल सबसे ज़्यादा है। कराची 26, 28
28% क्रॉस कर गया। कल 26% था, आज 28% क्रॉस कर गया, जिस पर तशवीश ये है कि अब दोबारा से, चूंकि स्मार्ट लॉकडाउन तो लगा दिया गया था वहां पर, लेकिन अब नो आउट जोन भी बना दिया गया है। 6 बजे के बाद गैर जरूरी तौर पर लोग बाहर नहीं निकलेंगे। ये कराची और सिंध में डिसाइड कर लिया। बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये भी डिसीजन लिया गया है कि 6 बजे के बाद कोई कारोबार नहीं होगा, सख्त लॉकडाउन होगा। तो फिर इस पर अमल दरामद करने के लिए लोगों का रिस्पॉन्स भी बड़ा ज़रूरी होता है, और उसमें ताजिर बरादरी का बहुत अहम रोल है। अब ताजिर बरादरी कह रही है कि हमने एहतजाज करना है और हमने अब लॉकडाउन के जो अहकाम है उनको फॉलो नहीं करना। इससे क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्या सोच रहे हैं ताजिर बरादरी, इसमें हम बात करेंगे। शर्जील गोपलानी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद। शर्जील गोपलानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि इस वक्त कोरोना की वजह से सूरत हाल खासी परेशान हो रहे हैं कराची और सिंध में। अब लॉकडाउन की बात की जा रही है, लेकिन आप एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। क्या सिचुएशन है, आप क्या इसको कैसे देखते हैं? देखिए, 16 माह से जो कोरोना का मामला चल रहा है तो पाकिस्तान में चौथी लहर आ चुकी है। हुकूमत सिंध ने और हमारी वफाकी हुकूमत ने उससे बचाव के कोई तदाबीर तो की नहीं। अब उनकी जो तवज्जो है वो सिर्फ बंद करवाने के ऊपर है। कराची के ताजिर किसी हालत में मुतमिल नहीं हो सकता कि दुकानें बंद करे या कम वक्त में कारोबार कर सके। साथ साथ रेस्टोरेंट और शादी लॉन, जिससे लाखों लोगों का कारोबार वाबस्ता है, लाखों लोग इससे का रोजगार वाबस्ता है। लेकिन आप पिछले 16 माह में हुकूमत ने कोई सपोर्टिंग फंड तो दिया नहीं है। हमने पहली लहर के दौरान वजीर आला सिंध से भी अपील की थी और वजीर आज़म पाकिस्तान से भी अपील की थी कि आप पॉल्यूशन फंड में से कुछ अमाउंट ताजिरों के लिए रख दें कि हमें बिलासूदी कर्जा मिल सके, और इससे हम लोगों का जो हमारे मामला है उसको हम संभाल सकें, और साथ साथ हम जो मार्केट अगर बंद करनी हो तो हम बंद करने को भी तैयार हैं। लेकिन हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान के पास तमाम चीज़ों, तमाम सहूलियात होने के बावजूद इन्होंने किसी किस्म का ना हमें फंड दिया, ना हमें लोन दी, और हमें सिर्फ और सिर्फ बंद कराने की तरफ तवज्जो दी गई है। लेकिन इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपना कारोबार बंद कर सकें। इस पोजीशन में नहीं, कारोबार बंद कर देंगे। लेकिन शर्जील साहब, आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया कि हुकूमत ने पहले तो कोई इकदाम नहीं किया, फोर्थ वेव आ गई, तेज़ी से फैल रही है, और अब जो है वो कारोबार बंद कर रहे हैं। तो आई थिंक ये भी SOPs में से ही है। कोविड को बचाने के लिए हुकूमत से ज़्यादा लोगों का इम्प्लीमेंटेशंस के ऊपर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। हम मार्केट्स में देखते हैं, ईद से कबल भी शॉपिंग के दौरान, आप खुद बताइएगा, क्या लोग वाकई में 100% SOPs को फॉलो कर रहे थे? देखिए, दुनिया में कहीं भी 100% SOPs पे फॉलो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हुकूमत इससे 90%, 80% आपको पूरे मजमे में कोई 2-4 लोग मास्क लगाए हुए नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से रेशो इतनी बढ़ गई। आपके पास गुर्बत का रेशियो ये है कि आम आदमी अपना खाना नहीं खा सकता। 16,000 15,000 में जो बंदा काम अपने रोजगार कमाता है वो मास्क कहाँ से पहनेगा? आप मुझे बताएं, मजदूर जो तबके का जो फर्द है, जो लोग नौकरियां करते हैं, वो रोज का 10 रुपए का मास्क अफोर्ड नहीं कर सकते, और अकेले ने नहीं पहनना है। 7 लोग 8 लोग घर के अंदर है, रोज के उसको 80 रुपए मास्क के चाहिए। तो हुकूमत ने कोई ऐसा इंतजाम किया है कि उनको मास्क जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, हर शख्स को अपनी जिंदगी अजीज है। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत की थी, हुकूमत ने अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। शर्जील साहब, लेकिन हुकूमत चले वैक्सीन लगवाने के लिए भी कोशिश कर रही है, लोग वैक्सीन की तरफ आ भी रहे हैं, साथ SOPs को फॉलो भी कराना है। लेकिन हुआ ये कि अचानक से केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गए, तो कंट्रोल करने के लिए, डैमेज जो इस वक्त है उसको करने के लिए डिसीजन लिया गया है। अब आपने क्या प्लान बनाया है? क्या नहीं मान रहे हैं, कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ बैठ रहे हैं, किस तरह से चलना है आगे, मतलब क्या डिसीजन लिया गया है? देखिए, प्लान कोई भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही चीज़ है कि कारोबार बंद नहीं होगा। अच्छा। बाकी बात रही वैक्सीनेशन की, उसके लिए हम कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे पिछले 3 दिन से हमें असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन ने सैलानी की एक गाड़ी दी हुई है, जिसमें इनकी टीम आती है, हम मुख्तलिफ मार्केटों में भेज के लोगों को वैक्सीनेशन करा रहे हैं। उसमें भी मैं आपको बताता चलूँ, इनके पास अमला मौजूद नहीं है। बहुत मुश्किल एक मार्केट में रोज के 200 लोगों को बड़ी मुश्किल से वैक्सीन लग पाती है। हमने असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन से भी बात की है, हमने DC से भी बात की है कि आप अमला बढ़ाएं और रोज में आप कम से कम 2-2.5 हज़ार लोगों को एक मार्केट में वैक्सीनेशन का इंतजाम करें। ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अमला फराम करें। हमने हुकूमत को ये ऑफर की है कि हमारे पास तमाम मार्केटों में ऑफिस मौजूद है हमारे एसोसिएशन के, आप अपना अमला भेजें और हम आपको 1 हफ्ते के अंदर तमाम मार्केटों में, अगर आप हमें स्टाफ दे दें, हम तमाम मार्केटों में 100% वैक्सीनेशन आपको करवा के दे सकते हैं।
जो हम अपने तौर पे कर सकते हैं हम उसके लिए तैयार है। अब हुकूमत अगर नहीं करना चाहती तो हमारे क्या कुछ। बिल्कुल सही शर्जील साहब, दैट्स सो मैच्योर ऑफ यू, और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आप कॉपरेट फुली करने के लिए तैयार हैं वैक्सीनेशन के लिए, और यही वो एटीट्यूड है जो हमें चाहिए। लेकिन वहीं पर आप दूसरी तरफ आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि हम मार्केट्स बंद नहीं करेंगे, और अभी तो डिसीजन सिर्फ ये है कि 6 बजे बंद करें। अगर ये रेशो मजीद बढ़ता चला गया और केसेस और ज्यादा सामने आना शुरू हुए तो कंप्लीट लॉकडाउन भी हो सकता है, उसकी ऑप्शन भी मौजूद है। तो क्या करेंगे? गवर्नमेंट से लड़ाई करेंगे, एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे? जिम्मेदारों को सलाह दी जाए। 6 बजे आप मार्केट बंद करने के बाद आप रोड पे आप हालात तो देखें, जो आप 6 बजे मार्केट बंद कर रहे हैं, लोग घरों में 8-9 बजे पहुंच रहे हैं। ये 2-3 घंटे जो लोग रोड में मौजूद हैं, मोटरसाइकिलों पे सफर कर रहे हैं, साइकिल पे सफर कर रहे हैं, गाड़ियों में सफर कर रहे हैं और बसों में सफर कर रहे हैं, क्या कोरोना नहीं फैल रहा? दुनिया आपने पूरा शहर को एक साथ रोड पे छोड़ दिया है। आप कम से कम मार्केटों का टाइम चेंज करें। मार्केटों का अगर आपने 12 घंटे ही देने हैं तो ऑफिस 6 बजे बंद हो जाते हैं, मार्केट 8 बजे बंद हो, कुछ मार्केट 7 बजे बंद हो जाए। सब कुछ हो सकता है अगर विल हो। अगर ये तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है। आप जिस तरह से कह रहे हैं शर्जील गोपलानी साहब कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि आप ये मानने को तैयार नहीं कि 6 बजे दुकानें बंद कर देंगे, लेकिन SOPs को फॉलो कराना और वैक्सीनेशन के हवाले से आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और अपनी राय से किया, और ये बात क्लियर होती जा रही है कि गवर्नमेंट जो है वो कोशिश तो कर रही है कि SOPs को फॉलो कराए, लेकिन शायद अब लोग जो हैं वो जिस तरह से यूरोप में भी ऐसी हुआ है, लोग एहतजाज करते हैं। इतनी ज़्यादा देर 1.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, लोग अब लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहते, तो इसलिए बेहतर है SOPs को फॉलो करें, वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि किसी को भी लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े। बट ऑनेस्टली अबू सर, दिस मेक्स मी सैड एज वेल कि उनका पॉइंट उस तरह से अगर देखा जाए, उनके शूज में जाकर अगर हम फील करें तो एक्चुअली लोग नौकरियों से चले गए, कारोबार डाउनसाइजिंग सब कुछ जो है वो खराब हो रहा है। लेकिन वहीं पर मैं ये समझती हूँ कि लोग इस मायूसी को, इस दुख को या इस टाइम को प्रोडक्टिवली क्यों नहीं यूज करते, क्यों नहीं SOPs को फॉलो करते और मेक श्योर करें कि उनके इर्द गिर्द के लोग भी SOP फॉलो करें, और ये जो वेव्स का सिलसिला है या जो कोविड की जो वार जारी है मुसलसल, हम उसको रोक सकें। बिल्कुल, और इसके साथ साथ इंतजामिया का ये भी काम है कि मेक श्योर करे कि कहीं पर अगर SOPs फॉलो नहीं हो रहे हैं तो उनको फॉलो करवाए। और वहीं पर इंतजामिया का एक और काम भी है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग काम कल नजर आया जब कमिश्नर गुजराला जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन साहब का एक पालतू कुत्ता गुम हो गया, तो फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर भर में ऐलानात करवाए और लाउड स्पीकर पर ऐलानात करवाए कि अगर किसी ने कमिश्नर साहब का कुत्ता देखा है तो सब उसमें मसरूफ थे कि काइंडली उसको ढूंढ दें क्योंकि कमिश्नर साहब नाराज हो गए हैं। बिल्कुल, अच्छा मुझे हंसना नहीं चाहिए, जो पेट लवर्स होते हैं उनके लिए आई नो इट्स अ लेकिन तरीकाकार आप देखें ना, न्यूज के उनका पेट जो है वो गायब हो जाए और उनके घर से ही गायब हो जाए, बट पुलिस एहलकारों की भी दौड़े लग गई। आप तो सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, पुलिस नजर आ रही थी, उनका कुत्ता ढूंढ रही थी और घर घर उन्होंने तलाशी भी ली। देखा गया, रक्षों पर ऐलानात करवाए, फिर सरकारी ऐलानात के मोहतरम जनाब कमिश्नर गुजरावाला का पालतू कुत्ता गुम हो गया है, लिहाजा जिसे कुत्ता मिले वो कमिश्नर हाउस में पहुंचा दे। मतलब सोशल मीडिया के ऊपर कल ये इतना डिस्कस हुआ है और कल जब पूरे शहर में और कोई काम नहीं था, सिर्फ ये कुत्ता ढूंढना था। कमिश्नर साहब की तरफ से जो उनके ऑफिस की तरफ से जवाब आया, यानी कि उनके तर्जुमान ने कहा कि हमने तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था कि हमें कुत्ता ढूंढ दें, उन्होंने अपनी मर्जी से ये ऐलानात करवाए हैं। यानी कि आपको पूरे शहर में जब ऐलानात हो रहे थे तो मालूम नहीं हो सका। ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट इशू ये नहीं है कि आप इसके ऐलानात करवाते फिरें, लेकिन ये हो सकता था किसी की एक ड्यूटी लगा देते आप कि जैसे मेरा कुत्ता ढूंढ के ले आओ, या उसको कोई टैग लगा दें ताकि नेक्स्ट टाइम अगर घूमे तो वो सबको मालूम होगा कमिश्नर साहब को कुत्ता है। लेकिन इस तरीके से आप मशीनरी इस्तेमाल करके इस दफा के लिए बेचारे कुत्ते को मिलने दें कि वो किधर है, क्योंकि शहरियों को बाकायदा खबरदार किया गया है कि अगर कार्रवाई के दौरान कहीं से कुत्ता मिल गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यकीन जानिए ये वो कार्रवाई नहीं होगी जो अखबारों में लिखा होता है, ये जो हम पढ़ते हैं, वो एक्चुअली सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि पहले ही हमने देख लिया, ढूंढने के लिए पूरी मशीनरी लगा दी, कुत्ता मिल गया और जहां से मिला तो फिर सजा, और अगर सजा दिलवानी पड़ी तो फिर कमिश्नर साहब भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ थी बड़ी इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान में अगर कुछ करना हो तो पूरी मशीनरी कैसे चीज़ को ढूंढने के लिए कोशिश करती है, ये हमने देखा है। एनीवेज, ये अब लोग इस पर राय तो दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, हमने अभी आपको दिखा दिया। बिल्कुल, हमने स्टोरी बता दी, फैक्ट्स के साथ बता दी। राय दी है हमने या नहीं दी? हमने राय नहीं दिया। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, अगली दफा के लिए एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जो टॉप ट्रेंड चल रहे हैं और जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें बहुत से सवालात खड़े होते हैं और उन सवालात के कुछ जवाबात भी हैं। जैसे अक्सर हम विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं और अक्सर पूछते हैं कि अच्छा वो मर गई, लेकिन वो वहाँ कर क्या रही थी, वहाँ पे क्या कर रही थी? अच्छा वो मर गई
लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में कैसी थी। अक्सर कहा जाता है कि मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और उसकी अच्छाइयाँ बयान करनी चाहिए, लेकिन इस मुआशरे में जब एक औरत मर जाती है तो उसके कैरेक्टर से लेकर, उसके बचपन से लेकर बड़े होने तक उसके तमाम मुहर्रिकात को ना सिर्फ डिस्कस किया जाता है बल्कि उसको मरने के बाद भी नहीं छोड़ा जाता। एग्जैक्टली। तो इन सारे सवालों का यकीन जानिए सिर्फ एक ही जवाब है, जो उसका कातिल है उसे सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये आवाज़ गूंजनी चाहिए हर ऐवान में, हर उस जगह पर जहां हमें आवाज़ बुलंद करनी है उन औरतों के खिलाफ जो इस दुनिया से चली जाती हैं या कहीं ना कहीं आज भी इमोशनल फिजिकल टॉर्चर का ख्याल हो रही है। बिल्कुल। और जो आपने कहा कि कातिल को सज़ा मिले और जल्दी से जल्दी मिले, जो डिले होता है उसकी वजह से अक्सर हमने देखा है कि जस्टिस डिनाई हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। और जो कभी ये कह देना कि जी मेरा उसके साथ अफेयर था, उसने मुझे धोखा दे दिया इसलिए मैंने उसको कत्ल कर दिया, कभी ये कह देना कि उसने मेरी मतलब मेरे साथ जो है जिस तरह वो चल रही थी उस तरह नहीं चल रही, और बहुत सी बातें। आप हम ब्रेक से बात कर रहे थे, रोटी वाली बात भी आपने की, रोटी नहीं, ऐसी खबर भी आई रोटी गोल नहीं बनाई, रोटी जला दी या खाना जला दिया तो उसको आग लगा दी। आप देखिए कितनी कमजोर है इस मुआशरे में औरत, कि सबसे ज्यादा जो जुल्म का शिकार होती है वो औरत ही है, और इसका जुल्म जो है वो तभी डिस्कस किया जाता है जब उसको कत्ल कर दिया जाता है, और फिर तमाम लोग एक्टिव हो जाते हैं, तमाम लोग बात करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं वो एक और इंसिडेंट ऐसा हो जाता है, फिर से कोई और नूर आएगी सामने, कोई और कुरतलैन आएगी, और कोई और ऐसे जो उस्मान एक लड़का था, एक बंदा जो था वो फ्लैट में जिसने तशद्दुद किया, उस टाइप के लोग आ जाएंगे सामने, फिर से हमारे मुआशरे में कोई रेपिस्ट सामने आ जाएगा, जैसे कि गुजरांवाला में रावलपिंडी में जो वाक़या पेश आया उसके हवाले से। इस तरह से वाक़यात सामने आते हैं, पिछले को नहीं भूलना चाहिए, पिछले को साथ लेकर चलना चाहिए ताकि हमारे माशरे में ओवरऑल बेहतरी आए। लेकिन ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है जी, टेस्ट केस है नूर मुकद्दम का, जिसके हवाले से उनके लॉयर नूर मुकद्दम केस में जो उनकी तरफ से इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं शाह खावर साहब हमारे साथ हैं, उन्हें हम जानेंगे कि वो इस वक्त कैसी सिचुएशन देख रहे हैं और इस वक्त केस पे अपडेट्स क्या हैं। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या था, दिलखराश वाक़या था, आप तो बड़े करीब से देख रहे हैं इस केस को, आप इसमें वकील हैं, बताइएगा अब तक क्या हो रहा है, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, इसमें जो तफ्तीश काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि जब ये वक़ूआ हुआ और जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो मुलजिम जो है वो अपने ही घर में अपने कमरे में जो है वो आला कत्ल के साथ गिरफ्तार हो गया, और वहाँ पे जो मकतूला हैं खातून, उनकी जो डेड बॉडी है वो भी वहाँ से बरामद हुई। वहाँ से जो खून था और बाकी जितनी भी सैंपल्स थे वो भी वहीं से कलेक्ट हुए। तो ये बेसिकली ये केस जो है ये वाक़याती शहादत का केस है, तो इसमें ये बड़ी एक सॉलिड वाक़याती शहादत है। और उसके अलावा सीसीटीवी कैमरास जो हैं उसकी फुटेजेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको भी फॉरेंसिक लैब में जो है वो भिजवाया गया है ताकि उसको शहादत के तौर पर पेश किया जाए, जो कि कानूनी शहादत ऑर्डर की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें उसको एक मरबूत किस्म की शहादत के तौर पर जो है वो तस्वर किया जाए। तो अब काफ़ी हद तक इसमें जो है तफ्तीश मुकम्मल है, सिर्फ कुछ फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रीज की रिपोर्ट्स जो हैं वो उनका इंतज़ार है, और हमारी कोशिश ये है कि इसका जल्द अज जल्द हम तफ्तीश मुकम्मल करके इसका चालान मुतलका कोर्ट में जो है वो ले जाए। बिल्कुल। शाह खावर साहब, ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि एतराफ़ जुर्म भी कर लिया इस दरिंदे ने, और पूरे मुहर्रिकात भी बताए, उसके मोबाइल से जो वीडियोस मिली हैं उसमें तशद्दुद की वीडियोस भी हैं, वक़ूआ को छुपाया भी गया, और जो गार्ड्स और पेरेंट्स को गिरफ्तार किया गया है उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है कि 3 घंटे तक उन्होंने पुलिस को इत्तला नहीं दी। जहाँ तक कि उसके इकबाली बयान का ताल्लुक है, जो उसमें जैसे कि सोशल मीडिया पे भी हमें सुनने में आ रहा है जी, वो उसने जो एक अपने जुर्म का इकरार जो है वो एक दफ़ा 164 ज़ाब्ते फौजदारी के तहत वो एक होता है जिसको ऑथेंटिक समझा जाता है, तो वो वाली कार्रवाई तो नहीं हुई, ना उसने कभी इस तरफ जो है इस ख्वाहिश का इजहार किया या उसने ऑप्ट भी नहीं किया। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब भी कोई मुलजिम मौका से गिरफ्तार होता है तो उसका एक बयान लिया जाता है, और उसका बयान जो है वो खासा अहमियत का हामिल होता है। उसमें ज़रूर उसने इस बात का इकरार किया है कि मैंने शाह खावर जी, शाह खावर साहब आप तक आवाज़ आ रही है?
शाह खबर साहब से हम दोबारा रब्ता करेंगे और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह एतराफ़ी बयान जा रहा है सोशल मीडिया पर उस तरह से अभी वो प्रेजेंट तो नहीं हुआ, उस तरह से हुआ नहीं है। तफ्तीश जो है वो बड़ी स्ट्रांगली आगे चल रही है और अब कुछ फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं जिनका इंतजार किया। और इसके साथ साथ 164 का जो वो जिक्र कर रहे हैं कि उसके तहत जो बयान लिया जाएगा तो वो हतमी होगा जो कि कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी सिर्फ वो वैसी, और ये बात जिस दिन से वो अरेस्ट हुआ है ना उस दिन से वो 5-6 बयान दे चुका है ऑलरेडी। कई दफ़ा ये भी कहा जाता है कि जी तावान पैसे मांग रहे थे, घर से लड़के खातून ने पैसे मंगवाए कि मेरी जान छोड़ दो। किसी ने कहा कि ये इसलिए क्योंकि ये धोखा दे रही थी, कभी इसने कहा कि मैं वैसे कोई पुराना रंजिश थी। और ये ऑलरेडी तशद्दुद के वाक़यात में बहुत से पहले भी ये इन्वॉल्व रह चुका है। तो मतलब इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत एलिगेशंस हैं। इसके वालिद को कत्ल करने की बहुत कोशिश की इसने और फिर उसके बाद इसको यूके भी भिजवा दिया गया इसकी इसी मुजरिमाना सरगर्मियों के हवाले से। और एक चीज़ जो बड़ी ऑथेंटिक है, कुछ माह कबल एक इंसिडेंट पेश आया था, जाहिर है उसको इसके साथ लिंक नहीं किया गया था लेकिन वो भी इसके घर में पेश आया था जहां पर ये नशे की पार्टियां जो है वो मुनक्किद कराता था। शाह खबर साहब हमारे साथ हैं। शाह साहब मैं चाहूंगी कि आप वहीं से बात कंटिन्यू कीजिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो शहादतें हैं और खास तौर पे जिक्र कर रहे थे उसके इकबाले बयान का, तो इकबाले जुर्म उन्होंने जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे तो नहीं, लेकिन पुलिस के सामने जरूर उन्होंने इस चीज को डिस्क्लोज किया है कि क्या मुहर्रिकात थे और उस पर पुलिस के सामने उन्होंने जरूर इसका इकरार किया कि मैंने किया, लेकिन उसकी कानूनी इतनी हैसियत नहीं होती। वो कल उससे इनकार करता है। तो लेकिन ये एक बात और जरूर है कि बहुत सारी शहादतें जो अभी तक इकट्ठी हुई हैं, कनेक्शन प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जी, कुछ बात ऑब्वियसली वो कोर्ट जा रहे हैं, उन्होंने हमें रास्ते में ज्वाइन किया, ये उनका बड़ापन है। लेकिन एक बात अबूजर, मुझे फिर से थोड़ा सा डर लग गया है इस केस के हवाले से कि वकील साहब कह रहे थे कि जो उसने एतराफ़ किया है उसकी कानूनी हैसियत उस तरह से नहीं है क्योंकि बाज़ाब्ता ही डिड नॉट प्लीड गिल्टी। उसने अभी तक ओपन प्लेटफॉर्म पे जिसमें 164 के तहत बयान देते हैं वो बयान जमा नहीं कराया है। और हर कोई ये चाहता है कि इंसाफ हो और इसका ज़रूर जो है वो फैसला और इसके साथ फैसला जल्द से जल्द हो। लेकिन इसमें एक एडिशन कर लें कि अमेरिकी शहरी होना, उसका ड्रग एडिक्ट होना या उसका जहनी मरीज़ होना, किसी तौर पर भी उसको इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग, उसके वकील और उसकी तरफ से जो लोग इस वक्त केस लड़ रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि इन चीज़ों का फ़ायदा लेते हुए इसको इंतहाई जो सज़ा मिलनी है उससे बचाया जा सके। और वो तो ये भी कहते सुना गया जी मेरी जानो ख़तरा है, इतनी ज़िंदगियाँ उसने जो है वो ख़तरे में डाल दी, लोग इतने परेशान हैं, दहशत फैलाई है उसने हमारे माशरे में, एक दरिंदगी से कत्ल किया है, उसके ऊपर उसे पेशमाई नज़र नहीं आई। जो मैंने उसकी वीडियोज़ देखी ना तो उसमें ये नज़र आ रहा था। तो अब ये हम चाहते हैं कि हमारे वकील साहब से अगर हमारा रब्ता हो जाए तो ये अमेरिकी शहरी की जो बातें की जाती हैं, फिर जो ड्रग एडिक्ट की बातें, ये कुछ क्लियर आउट हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल, ये कुछ क्लियर आउट हो जाए। शाह खबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह खबर साहब, मुल्जिम के और इस दरिंदे के, मैं तो इसे इंसान भी नहीं कहूँगी, जिसकी तरफ से ये केस लड़ा जा रहा है, कभी उसकी नफ्सियात के ऊपर बात की जाती है कि वो नफ्सियाती मरीज़ है, कभी ये बात की जा रही है कि जी वो अमेरिकन सिटीजन है। अमेरिकन सिटीजन हो या दुनिया में कहीं का भी सिटीजन हो, दैट इज नॉट अबव द लॉ। क्या ये साबित होगा इस केस में? देखिए बात यह है कि उसकी अमेरिकन शहरियत जो है वो बिल्कुल भी आड़े नहीं आएगी तफ्तीश में या उस मुकदमा में। वो ये बात जरूर है कि कल अमेरिकन एम्बेसी के कुछ लोगों ने उनसे मुलाकात की, वो भी कोई ऐसा कोई मैं नहीं समझता कि कोई एक गैर मामूली बात है, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों जो है वो एक कन्वेंशन जो है वो इंटरनेशनल जो काउंसलर एक्सेस का है उसके वो दोनों मुल्क सिग्नेटरीज हैं। तो उसमें यह है कि अगर किसी दूसरे मुल्क में दूसरे मुल्क का शहरी जो है अगर वो पकड़ा जाए तो उनके एम्बेसी को या कॉन्सुलेट को उस तक रसाई की इजाजत होती है। तो वो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन एम्बेसी ने उसमें एक वजाहत भी जारी कर दी है कि हम सिर्फ उसकी शरीयत के लिए या उसको वैसे देखने के लिए उधर गए थे, लेकिन जहाँ तक उसके खिलाफ इल्जामात का ताल्लुक है, उसके खिलाफ जो तफ्तीश या तहकीक हो रही है उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। सही। तो शाह साहब, वो तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इतनी ज्यादा गैर मामूली। ठीक है, अमेरिका वाला फैक्टर तो आपने कहा वो नहीं इन्वॉल्व हो, लेकिन एक चीज़ है कि बहुत से लोग उसको जहनी मरीज या फिर ड्रग एडिक्ट कह रहे हैं, उसकी वजह से कोई फ़ायदा तो नहीं मिल जाता जो एक कातिल हो, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि वो उसने जो कत्ल किया दरिंदगी से किया है और कोई चीज़ और इन्वॉल्व नहीं है उसमें। देखिए ये बात ये है कि ये चीज़ अगर जहनी मरीज होना या एडिक्ट होने का जो मौकफ है वो तो बहुत शुरू में ले लेना चाहिए मुलजिम को। अभी आपने देखा है कि ये 3 दफा अदालत में जो है पेश हो चुका है, मैजिस्ट्रेट के सामने जब इनका रिमांड लिया जा रहा था या उसमें तोसी हो रही थी, और आज भी पेश होगा वो। तो उसकी जानिब से या उनके वकला की जानिब से
कभी भी ये ज़हनी मरीज होने का मौका जो है वो सामने नहीं आया। सही। और ये ज़ेरे गौर भी नहीं है तफ्तीश में। ठीक है। जब वो ये प्ली लेंगे और अगर ये जितना बाद में ये ताखीर के साथ अगर ये मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे तो ये बड़ा वीक मौक़िफ़ होगा। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त पुलिस के सामने उनका ज़हनी मरीज होने का कोई पहलू जो है वो सामने। या ड्रग एडिक्ट होना, जी ड्रग एडिक्ट होना, अल्कोहल या फिर ड्रग्स में वो इस वक्त इफेक्ट था। देखिए उसका भी कोई, क्योंकि जब उन्होंने उसका बयान देखा है, जैसे मैंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद, तो वो मुकम्मल तौर पर होश व हवास में था, अपनी फुल सेंसेस में था। बिल्कुल ठीक। खाबिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। गुड लक फॉर दिस केस। पूरा पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है और अदब देख रहा है कि इंसाफ हो और जल्द इंसाफ हो, ताकि इस मुल्क में बसते दरिंदे जो इंसानों के रूप में मौजूद हैं उनके लिए इबरत का निशान भी बने और नूर जैसी बेटियाँ महफूज रहें फ्यूचर में, जो कि बड़ा मुश्किल है इस सिस्टम में रहते हुए, इस चीज़ों को देखते हुए, हमारी सोसाइटी की हरकत और बिहेवियर्स को देखते हुए। लेकिन हमें मजबूत होना है और इस मुल्क की ख़वातीन को मर्दों ने मजबूत करना है जो एक्चुअली उनका सहारा होते हैं। और जो मुजरिम है उसको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं देनी है, उसको किसी किस्म की वजह नहीं देनी है, उसको ये नहीं कहना है कि उसकी कोई ज़हनी मरीज़ था या वो कोई एडिक्ट था। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट्स इस पर जल्द से जल्द फैसला करेंगी और जो लोगों को जो हौसला मिलेगा कि पाकिस्तान में इंसाफ होता है और जल्द होता है। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हमने किया था कि दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है और इसी मुनासिबत से पाकिस्तान में भी इस बीमारी को लेकर अवेयरनेस, सेमिनार्स, वॉक्स और क्या कुछ नहीं किया जा रहा। लेकिन तशवीश की बात यह है कि हर साल जब भी फैक्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं तो ये रेशो हेपेटाइटिस का पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है। बिल्कुल, और तेज़ी से इस कदर फैल रहा है कि हर साल 5 लाख मरीज जो हैं वो हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से मज़ीद परेशानी में भी इजाफा हो रहा है। जानलेवा मर्ज़ ये बन चुका है, तो क्या एहतियात करनी है, किस तरह से इससे बचना है, ट्रीटमेंट इसका किस तरह से पाकिस्तान में अवेलेबल है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान इकबाल औजला साहब, जो कि चेयरमैन हैं गैस्ट्रोंटोलॉजी हेपेटोलॉजी PKLI से। उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात करें, आज हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से आप बताइएगा कि हेपेटाइटिस बेसिकली अगर आप किसी को नहीं पता तो अगर आसान अल्फाज में आप बताएं कि ये क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसकी कुछ तफसील बताइए। देखिए, हेपेटाइटिस का जो मतलब है वो जिगर की सोजिश का हो जाना है, और जिगर की सोजिश बहुत सारे तरीक़ों से हो सकती है, और वायरल हेपेटाइटिस एक जो लीडिंग काज है जिगर की सोजिश की वो है। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हम ऑब्ज़र्व करते हैं हर साल, इसलिए कि डिज़ीज़ बर्डन इतना ह्यूज है और उसकी इम्प्लिकेशंस जो पेशेंट्स की हेल्थ पे और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैं वो इनॉर्मस हैं। तो हमारी ये एक पूरी एज ए कम्युनिटी, एज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी और नेशनली ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस दिन के मौके पर सब लोगों को इकट्ठा करें, अवेयरनेस क्रिएट करें इस डिज़ीज़ के बारे में, इसकी इम्प्लिकेशंस के बारे में। और बेसिकली इंटेंशन ये है कि हम ऐसी स्ट्रेटजीज़ को डिफ़ाइन करें और डिज़ाइन करें और इम्प्लीमेंट करें ताकि हम बहुत प्रोडक्टिव और इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स हैं ऑब्टेन कर सकें, ताकि हम इस डिज़ीज़ को, इस वायरस को एलिमिनेट कर सकें। और ये WHO का भी ऑब्जेक्टिव है कि बाय ईयर 2030 वी शुड बी एबल टू एलिमिनेट दिस वायरस फ्रॉम द प्लैनेट। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपने अवेयरनेस की बात की और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मैं समझती हूँ कि बहुत सी बीमारियों में हेपेटाइटिस भी शामिल है जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती भी इस वजह से है, लेट डायग्नोज होता है, और उसकी रीज़न ये है कि हम सिम्टम्स को पकड़ते नहीं हैं, हम केयरफुल नहीं होते हैं। सो क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं इस बीमारी से रिलेटेड जिस पर आपको पैनिक करना है, कॉन्शियस होना है, डॉक्टर के पास जाना है? और पैनिक का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि लोग इसकी सिवियरिटी को समझ सकें। देखिए, मैं सबसे पहले ये मुनासिब समझता हूँ कि अपने नाज़रीन को बता सकूँ कि हेपेटाइटिस की बहुत सारी किस्में हैं, जिनमें A, B, C, D और E हैं। और जब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस के बारे में तो हमारा जो प्रिंसिपल फोकस है वो प्राइमरीली हेपेटाइटिस B और C के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि ये वो वायरसेस की किस्में हैं जो कि क्रॉनिक फॉर्म में तब्दील हो जाती हैं और इनकी जिगर के ऊपर लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस हैं, जिसकी वजह से जिगर की बीमारियां, जिगर का सिकुड़ जाना, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में सिरोसिस कहते हैं, और वहाँ पे जिगर के अंदर कैंसर का डेवलप हो जाना है, और जिसकी वजह से मेजर मॉर्टेलिटी है।
तो जो अपने नाज़रीन को मैं ये बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस इन्फेक्शन होने की वजह से जो सिम्टम्स हैं जो आपको मद्देनज़र रखने चाहिए वो ये है कि मोस्टली पेशेंट्स जो हैं वो उन्हें एक यरकान बड़ा कॉमन सिम्टम है, रंगत का पीलापन हो जाना, यूरिन का डार्क कलर का हो जाना, गाढ़े कलर का यूरिन आना, और जनरली कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होती है कि पेशेंट जो है वो बहुत टायर्ड फील करेंगे, उन्हें मतली की सी कैफियत जिसे हम नाज़िया कहते हैं वो होगी, उन्हें टेम्परेचर हो सकता है, उन्हें डायरिया भी हो सकता है, और उन्हें भूख ना लगने की कंप्लेंट होगी। तो इन सारी अगर सिम्टम्स को जब भी आप नोटिस करें तो आप बिल्कुल इसे टेस्ट जरूर करवाएं, बल्कि इग्नोर ना करें, अपने करीबी डॉक्टर से, सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर से रब्ता करें ताकि वो आपके लिए प्रॉपरली टेस्ट को अरेंज कर सके और इसका डायग्नोसिस इस्टेब्लिश कर सके। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया ये सारी वजूहात कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है, कुछ इस बारे में बताइएगा कि कॉजेज़ क्या हैं, हेपेटाइटिस हो क्यों जाता है, चाहे B-C हो, उसकी बेसिक क्या वजूहत होती है? देखें ये डिफरेंट वायरसेस जो हैं ये डिफरेंट तरीके से फैलते हैं। चूँकि हम आज B और C पे फोकस कर रहे हैं तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये दोनों वायरसेस हैं ये मोस्टली कंटेमिनेटेड जो ब्लड है उसके इंटरेक्शन से फैलते हैं। और ये क्यों फैलते हैं, कब इंसान को इन चीज़ों का एक्सपोजर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग हैं वो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स का उन्हें एक्सपोजर होता है, ख़वातीन हैं वो ईयर पियर्सिंग करती हैं, नोज़ पियर्सिंग करती हैं फॉर कॉस्मेटिक ज्वेलरी पहनने के लिए, कॉस्मेटिक रीजंस के लिए, तो वहाँ पे उन्हें बहुत केयरफुल होना है कि वो चीज़ें ऑथोराइज्ड सोर्स से हों और क्लीन हों, स्टेरलाइज्ड हों। फिर बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिटी में बार्बर शॉप पे जाते हैं, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आप रेज़र्स और ब्लेड्स यूज़ कर रहे हैं वो नए हों, रीयूज़ ना हो। सिमिलरली जब भी आप ब्लड को डोनेट करते हैं या किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो मैं इस पे बड़ा ज़ोर देना चाहता हूँ, तो आप यकीनी बनाइए कि वो किसी ऑथोराइज्ड लेबॉर्ट्री से तस्दीक शुदा हो ताकि उसमें हेपेटाइटिस वायरस की मौजूदगी का पता चलाया जा सके, क्योंकि हेपेटाइटिस से पाक ब्लड ही इस चीज़ की ज़मानत है कि आप हेपेटाइटिस को एक्वायर नहीं करेंगे। इसके अलावा वो लोग जो अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स के में इन्वॉल्व हैं उनके लिए नीडल्स का शेयर करना एक बड़ी रीज़न्स है हेपेटाइटिस के स्प्रेड होने में। और एक अदर रीज़न जो लोगों को मैं उनकी तवज्जो में लाना चाहता हूँ ये है कि हाई एंडेमिक एरियाज़ में जिनमें साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक शामिल हैं, ख़वातीन से जो कि प्रेगनेंट हैं उनके बच्चों में मुंतकली के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ख़वातीन जो हैं वो अवेयर रहें और तकरीबन अब हर जगह पे जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं उनकी हेपेटाइटिस B और C की स्क्रीनिंग की जाती है ताकि हम प्रिवेंट कर सकें अपने आने वाली नस्ल को इस मोहलिक मर्ज़ से और इसकी पेचीदगियों से और इसकी इम्प्लिकेशन से जो उन पे, उनके ख़ानदान पे और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ सकती हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। ये परमानेंट एक SOP बन गया है, प्रेग्नेंट ख़वातीन के टेस्ट की सीरीज़ में हेपेटाइटिस का टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है। मेक श्योर करते हैं लोग के सिरिंजेस को चेक करें, बार्बर शॉप पे भी कॉन्शियस हो गए हैं, तो ओवर द ईयर्स कुछ फ़ायदा हो रहा है अवेयरनेस का। लेकिन इसके साथ साथ हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? दुनिया भर में एक SOP होता है, अपना बॉडी का रेगुलर चेकअप कराना है। सो अगर हेपेटाइटिस के जैसे आपने साइन एंड सिम्टम्स बताए इनिशियली ये बड़े वेग हैं, ये किसी भी बीमारी के हो सकते हैं, टेम्परेचर होना, वजन का कम होना जाना या डायरिया हो जाना, ये वो, कितने अरसे के बाद आपको रेगुलर टेस्टिंग करानी चाहिए टू स्टे हेल्दी और टू गेट इट अर्ली, डायग्नोज अर्ली हो जाए? देखिए इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि आपको दो चीज़ें थोड़ी सी वजाहत के साथ एक्सप्लेन कर दूँ। जी, हेपेटाइटिस B के अगेंस्ट इफेक्टिव वैक्सीनेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो ये है कि जब तक भी आप टेस्ट नहीं करवाते यू विल नेवर कम टू नो, पर्टिकुलरली इन आवर पॉपुलेशन जहाँ पे इसका प्रेवलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान इज़ अमंग्स दोज कंट्रीज़ जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं हेपेटाइटिस से। तो ये इस पे मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट यू गेट टेस्टेड फॉर हेपेटाइटिस B and C। और अगर आपको हेपेटाइटिस B या C से आप इन्फेक्टेड नहीं हैं और आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, प्रिजन्स हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, आपस में क्लोज कांटेक्ट के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पे इसका स्प्रेड होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि यू मस्ट गेट वैक्सीनेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस क्योंकि दैट कैन प्रिवेंट हेपेटाइटिस। अब अगर आप जैसे आपने बताया कि वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है और है भी, अगर क्विकली अगर आप बता सकेंगे कि ट्रीटमेंट पाकिस्तान में अब इसका हो रहा है, सही हो रहा है? जी, ये सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ ये है कि हेपेटाइटिस से अब डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, हेपेटाइटिस एक कम्प्लीटली काबिल इलाज मर्ज़ है। अब साइंस में इनोवेशंस की वजह से बड़ी आसान
सेफ़ और चीप मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। मोस्टली ये गोलियों की फार्म में हैं। अब वो दिन नहीं रहे जब आपको इंजेक्शंस लेना पड़ते थे और उनकी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस की वजह से लोग उन्हें ले नहीं पाते थे। बिल्कुल सही, और आप बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ट्रीटमेंट अवेलेबल भी है, एंड विद एडवांसमेंट इन पाकिस्तान एज वी हैव PKLI